फिर से हमें उसी मिस्टीरियस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे तोंग तोंग होती है, जो कि कहती है कि मैं उस मिस्टीरियस सेंट को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस कुनपेंग को भी नहीं ढूंढ पाऊंगी। अगर चीज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है तो चलो सबसे पहले बायू पैलेस में चलते हैं। इतना कहने के बाद जो तोंग तोंग है बायू पैलेस की तरफ निकल जाती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से तोंग तोंग को दिखाया जाता है, जो कि किसी और जगह पर आई होती है। वहां पर आने के बाद जो तोंग तोंग है वो सोचते हुए कहती है कि जो कुनपेंग है वो 10,000 से भी ज्यादा डीमंस का टीचर है, और साथ ही में वो डीमन रेस का जो कर्म है उसे भी अपने कंधों पर उठाकर चलता है, लेकिन अभी के लिए वो यांगली का माउंट बना हुआ है। इतना सोचने के बाद जो तोंग तोंग है वो वहां से जाने लगते हो। जाते हुए कहती है कि जो नोआ है वो डीमन सेंट है, उसे जरूर ये पता होगा कि आखिर कुनपेंग कहाँ पर है, क्यों ना मैं उसी से जाकर पूछूं कि आखिर कुनपेंग कहाँ पर है। इतना कहने के बाद हमारे जो तोंग तोंग है वो नोआ के पैलेस में आ जाती है। तोंग तोंग को वहां पर देखने के बाद जो नोआ पैलेस की एक सर्वेंट होती है वो तोंग तोंग से आकर कहती है कि मिस, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आखिर कौन से सेलेस्टियल इमॉर्टल यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो तोंग तोंग है वो सर्वेंट से कहती है कि मैं ग्रैंड मास्टर तांग तियान हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही जाकर नोआ से मिल लूंगी। इतना कहने के बाद जो तोंग तोंग है वो अंदर चली जाती है। तोंग तोंग को वहां पर देखने के बाद जो हमारी नोआ होती है मुस्कुराते हुए तोंग तोंग से कहती है कि मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर तुम किस काम से मेरे वी पैलेस में आई हो, और आते वक्त तुमने मेरे मेड को भी अपने वश में कर लिया है। ये सुनने के बाद जो तोंग तोंग है नोआ से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने जिस स्पेल को उसके ऊपर इस्तेमाल किया वो जल्दी हट जाएगा, लेकिन आखिर तुम दिन भर इसी पैलेस में क्यों बैठी रहती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो नोआ है गहरी से सांस छोड़ते हुए तोंग तोंग से कहती है कि जैसा कि हमारा रिलेशनशिप है उसके हिसाब से जब तक तुम्हारा मेरे से कोई मतलब नहीं होता तब तक तुम मेरे पास नहीं आती, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किस काम से मेरे पास आई हो। ये सुनने के बाद जो तोंग तोंग है नोआ से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर कुनपेंग कहाँ पर है। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो नोआ है उसे कोई भी जवाब नहीं देती, और अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि जो तोंग तियान है उसने जरूरी यांगली का सामना किया होगा, और तुम मुझे यहाँ पर कुनपेंग के बारे में नहीं बल्कि यांगली के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए आई हो। और उसके चेहरे को देखने के बाद मुझे साफ साफ लग रहा है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में, इसीलिए मैं कभी भी यांगली को परेशानी में नहीं ढकेलूंगी, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना सोचने के बाद जो हमारी नोआ तोंग तियान से कहती कि हेवनली एम्परर के हिसाब से जो डीमन मास्टर कुनपेंग है वो काफी समय से लापता है, जिसके वजह से मैंने भी उन्हें नहीं देखा है, और जो कि मेरे पास करने के लिए और भी ज्यादा काम है, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं आऊंगी, इसलिए तुम्हें खुद ही यहाँ से जाना होगा। और नोआ की ये बात सुनने के बाद जो तोंग तियान है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे डीमन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि महारानी उसे काफी ज्यादा गंदी तरीके से पीटा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो मन ही मन में कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, एक ही बार में इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोचते हुए मारा से कहता है कि वैसे मारा, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम इस प्रीमोर्डियल वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही हो, और जो मिंग है वो कैसा कर रही है। और साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आखिर मारा का अचानक से बाहर आने का रीजन क्या है। और इसे देखने के बाद मुझे मेरे मिंगे की याद आई, जो कि काफी ज्यादा क्लेवर और काफी ज्यादा ओबीडियंट थी। अभी कुछ ही दिन हुए कि मैं उससे दूर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी वो याद आ रही है। क्या वो वहाँ पर काफी ज्यादा शरारत कर रही होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर के सवाल को सुनने के बाद जो मारा है वो हिचकिचाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती मैं तो यहाँ पर एक भगड़े को पकड़ने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद जो मारा है उस डीमन किंग को उठाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि जो आदमी वो मेरे पैलेस का गार्ड है, जो कि वहां पर से भागकर इस प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में आया ताकि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी खड़ा कर दे, और मैं स्पेशली इसी को वापस लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जहाँ तक बात रही मिंगे की, मिंगे वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन वो आपको काफी ज्यादा याद भी करती है, और वो ऐसा चाहती है कि जो ब्रदर यांग है वो जल्दी वहाँ पर आकर उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आए। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि जब से ब्रदर यांग वहाँ पर से आए तब से जो मिंगे उसने मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा, और जैसे मुझे पता चला कि कोई तो मुझे समन कर रहा है, इसीलिए मैंने मेरा सारा गुस्सा निकालने के लिए उस समन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर आई,
लेकिन किसको पता था कि मैं अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरा सामना ब्रदर यांगली से होगा, जिसके वजह से मैं अपने मैजिकल वेपन को भी पूरी तरह से खो दूंगी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मारा से कहता है कि अच्छी बात है, मुझे पहले ही एक सेक्ट मिला है, जैसे ही मुझ सेक्ट में काफी अच्छी तरह से सेटल हो जाऊंगा तो मैं नेदरवर्ल्ड में मिंगे से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो मारा है वहां पर एक पोर्टल खोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर यांग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर से चलती हूँ और जब मैं नेदरवर्ल्ड में पहुंचूंगी तो मैं इसके बारे में जरूर मिंगे को बताऊंगी। इतना कहने के बाद जो मारो उस पोर्टल को पूरी तरह से खोल देती है। पोर्टल को खोलने के बाद सबसे पहले मारो उस डीमन किंग को उस पोर्टल के अंदर से नेदरवर्ल्ड में भेज देती है। उस डीमन किंग को उस नेदरवर्ल्ड में भेज देने के बाद जो मारा है वो भी उस पोर्टल से जाने लगती है और जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, चलती हूँ मैं ब्रदर यांग। और उसे इतना ज्यादा जल्दबाजी में जाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिर वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तब तक जो मारा है वो वहां से चली जाती है। मारा के वहां से चले जाने के बाद जो आसमान है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। आसमान पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उन यूनिटी सेट के लोगों के ऊपर पड़ जाती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से डर कर काफी ज्यादा दूर चले गए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोआन लाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर जोआन लाओ इतने ज्यादा दूर क्यों खड़ी है। और जहाँ तक बात रही उनके सेट के, मुझे दूर दूर तक उनका सेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और जोआन लाओ के आजू बाजू जो लोग खड़े, ऐसा लगता है कि वो उसी सेट के लोग हैं जो कि अभी तक बचे हैं। और जो मारा है वो आई भी और काफी ज्यादा जल्दी में चली भी गई और मुझसे बात करने की उसने हिम्मत भी नहीं की। और मुझे उस डेमन किंग ने आखिर इनके सेट के ऊपर क्यों हमला किया ये पूछने का भी समय नहीं मिला। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमारे ग्रे के ऊपर बैठ जाता और उससे कहता है कि चलो उनके जाकर पूछते हैं कि आखिर उसने उनके ऊपर क्यों हमला किया। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वो जो यूनिटी सेट का मोटा वाला एल्डर है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वही जिसने के मारो को यहाँ पर से भगाया है, लेकिन आखिर वो कौन है। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला डिसाइपल वो कहता है कि हालांकि हमें नहीं पता कि आखिर वो कौन है और आखिर उसने इस क्राइसिस को किस तरह से सुलझाया, लेकिन हमें ये सब करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो मोटा वाला एल्डर है वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मोटे वाले एल्डर को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ देख जो जोआन लाओ है उसे रोकते हुए उसे कहती है कि उसकी तरफ मत जाओ, वो होंगलोंग ज़ेरेन का डिसाइपल है। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है होनलोंग का डिसाइपल है, वैसे ही उनके जो गोटे हैं वो मुंह में आ जाते और कहती है कि अच्छा तो वो होनलोंग का डिसाइपल है, अभी अभी जो क्लेमिटी आई थी वो उसके वजह से ही आई थी क्या। और जरा उस समय को याद करो जब जो मारा है वो अपीयर हुई थी, उसके आने से ही उसका जो प्रेशर था वो कितना ज्यादा था, लेकिन वो मारा से बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने मारा को भी सबक सिखाया, यहाँ तक कि उसने जो डीमन किंग है उसे भी काफी बड़ा लेक्चर सुनाया। और जब होंगलोंग का डिसाइपल ने डांट रहा था तब उन्होंने उसे जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की और उसके डर के वजह से वो लोग वहां से भाग गए। सच में जो प्रीमोडियल केओस का फर्स्ट स्टेप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग ये सब सोच रहे होते कि तभी उनमें से एक डिसाइपल की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखो वो डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि जरा उसकी तरफ देखो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो यहाँ से जल्दी से। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद वहां पर के जो सारे के सारे लोग हैं वहां से तेजी के साथ भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर जो जोआन ला और जो जोआन जिंग है वो अपने अपने डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और जो कि उन्होंने लीडर के दोनों हाथों को पकड़ा होता है, जिस वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने की वजह से वो दोनों ही जो सेक लीडर है उनके दोनों हाथों को दोनों तरफ खींच रहे होते हैं, जिस वजह से जो सेक लीडर उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो इस वजह से वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। और सेक लीडर को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो जोआन ला और जो जोआन जिंग है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। जल्दी से सेक लीडर के हाथों को छोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि मास्टर हमने इसे जानबूझकर नहीं किया, हमें माफ कर देना। लेकिन उन दोनों के मास्टर का हाथ छोड़ने की वजह से जो मास्टर काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है। जमीन से टकराने की वजह से जो मास्टर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और कहता है कि तुम दोनों कोई अच्छे डिसाइपल नहीं हो। लेकिन तभी जो सेट लीडर उसके चेहरे के ऊपर अचानक से छाव आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसीलिए ऊपर की तरफ देखते हुए देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसके ऊपर किस वजह से छाव आई। तो उसके ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से छाव आई होती है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मेरा नाम यांगली है और मैं होंगलोंग का डिसाइपल हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को
वहाँ पर देखने के बाद जो सेट लीडर है उसके काफी ज्यादा फट चुकी होती है, इसीलिए वो डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं अपने आप ही खड़ा हो सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को सेट लीडर की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा जोर देता हुआ देखकर जो सेट लीडर है और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा मजा करते हुए उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप ही खड़ा हो सकता हूँ। उसे इस तरह से मना करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर उसे क्या हुआ, क्या वो मेरी मदद नहीं लेना चाहता, तो फिर आखिर वो मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहता। फिर जो सेट लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर क्या आप थोड़ा सा दूर हो सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी सेट लीडर का मन नहीं मान रहा होता, इसीलिए वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सीनियर थोड़ा और दूर जाइए। सेट लीडर की बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर भी वो सेट लीडर की बात मानते हुए थोड़ा सा और दूर चला जाता है, लेकिन अभी भी जो सेट लीडर है उसका मन नहीं भरा होता है, इसलिए वह फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर थोड़ा सा और दूर। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी और दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी जो सेट लीडर है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर थोड़ा और दूर। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से थोड़ा और दूर चला जाता है। इस तरह करते करते जो सेट लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा दूर भेज देता है। और सेट लीडर को ये सब करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर सेट लीडर से काफी ज्यादा दूर चला जाता है, तब जो सेट लीडर है उसके मन को शांति आ जाती है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या बकवास चल रही है, क्या मुझे उससे जाकर पूछना चाहिए कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे के ऊपर चढ़ जाता है और ग्रे से कहता है कि जल्दी से उसका पीछा करो। ये सुनने के साथ ही जो हमारा ग्रे है वो काफी तेजी के साथ उस सेट लीडर के पीछे जाने लगता है। फिर हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन इंसान के अंदर एक अजीब सी चीज होती है जिसे कि क्यूरियोसिटी कहती है। उसी क्यूरियोसिटी की वजह से जो सेट लीडर है पीछे मुड़कर हमारे मेन कैरेक्टर कहाँ पर है देखने लगता है, तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे पकड़ भी लेता है। सेट लीडर को पकड़ने के बाद हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है वो पहले काफी बड़े सदमे में होता है क्योंकि वो इतने आसानी से पकड़ा जा चुका होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सेट लीडर से कहता है कि आखिर तुम क्यों भाग रहे थे, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, जरा मेरे आंखों में देखो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आंखें वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। देखो मेरे आंखों में तुम्हें सिंसियरिटी और काइंडनेस कूट कूट कर भरी हुई दिखाई देगी। जिस चीज को सुनने के बाद जब जो सेट का लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों में देखता है तो उसे आंखों में साक्षात यमराज के दर्शन हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो सेट लीडर है उसकी इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और सेट लीडर को इस तरह से बेहोश होता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ गलत ही मतलब निकाल लेता और उसे लगने लगता है कि जो सेट लीडर उसके साथ स्कैम कर रहा है। इसके वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर सेट लीडर को काफी तेजी के साथ जमीन के ऊपर पटक देता है। और उस सेट लीडर को जमीन पर पटक देने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर गौर से उस सेट लीडर की तरफ देखता है तो अपने मन में कहता है कि उसकी जो सांसें है वो स्थिर है और उसका जो चेहरा है वो थोड़ा पीला पड़ चुका है। ऐसा लगता है कि वो पिछली लड़ाई से रिलेटेड है और ऐसा लगता है कि वो सच में बेहोश हो चुका है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर कुछ सोचने लगता है और हमें बाकी के जो यूनिटी सेट के लोग हैं उन्हें दिखाया जाता है जो कि दूर से छुप कर ये सारा तमाशा देख रहे होते और उन्हीं में हमारे जो जुआन और जो जुआन सिंह है वो भी होते और हमारे मास्टर की ये सब हालत देखने के बाद वो भी काफी बड़े सदमे में जा चुके होते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये सब जबरन वसूली है। लॉजिकली देखा जाए तो उन्हें मेरे चारों ओर भीड़ करनी चाहिए और बकबक करना चाहिए और मुझे जाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले उस लीडर की तरफ देखता है, फिर वो पीछे की तरफ मुड़कर उन छुपे हुए डिसाइपल्स की तरफ देखता है और उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो डिसाइपल्स है वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो कि इन्हें में पहले ही यहाँ पर से चला जा चुका है तो मैं भी यहाँ पर से चलता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते और जाकर जो इमॉर्टल होंग लंग उनका इंतजार करते हैं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और जब वो लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जा चुका है तो वो एक चैन की सांस लेते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के वहां से जाने के बाद वो सारे के सारे लोग हमारे सेट लीडर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और जब सेट लीडर बेहोशी से जाग जाता है तो अपने चारों तरफ अपने लोगों को देखता है
उन लोगों को वहां पर देखने के बाद जो सेट का लीडर काफी तेजी के साथ खड़ा हो जाता है और जोआन लाओ से कहता है कि जोआन लाओ यहाँ पर आ जाओ। यह सुनने के बाद जो जोआन लाओ है सेट के लीडर के पास जाकर बैठ जाते और उससे कहती है कि मास्टर क्या हुआ। यह सुनने के बाद जो सेट का लीडर सबसे पहले अपने सेट की तरफ देखता है जो कि अब वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। जिस चीज को देखने के बाद जो जोआन लाओ और जो सेट लीडर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर जो सेट लीडर है वो जोआन लाओ से कहती है कि डिसाइपल मेरा जाने का समय आ चुका है, इसीलिए मैं हेवनली यूनिटी सेट की जो लीडर के पोजीशन है वो तुम्हें देता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद जो जोआन लाओ काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर जो सेट लीडर है उस मोटे वाले एल्डर से कहते हैं कि प्रोटेक्टर एल्डर जोआन लाओ का मदद करना और जो हेवनली यूनिटी सेक्ट है उसे फिर से नए जैसे बनाने के लिए उसकी मदद जरूर करना। ये सुनने के बाद जो मोटा वाला एल्डर है सेट लीडर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, मैं डेफिनेटली मेरा बेस्ट दूंगा। और हमें जोआन लाओ को दिखाया जाता है जो कि सेट लीडर की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी बड़े सदमे में जा चुकी होती है। फिर उस सेट लीडर से कहती है कि मास्टर जो हेवनली डीमन और जो मारा है वो कब के यहाँ से जा चुके हैं और आप भी काफी ज्यादा इंजर्ड भी नहीं हुए, तो फिर आखिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो सेट की लीडर जोआन लाओ से कहती है कि हमारे ऊपर जो खतरा आया था वो जा चुका है, लेकिन जो होंगलोंग का डिसाइपल है उसके परछाई मेरे ऊपर पड़ चुकी है, जिसके वजह से फ्यूचर में आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है। और जो कि होंगलोंग के डिसाइपल के परछाई मेरे ऊपर पड़ चुकी है और इसीलिए मैंने इस मामले को पूरी तरह से समझ जाने के बाद और आपको समझा देने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। इस तरह से मैं कम से कम डिग्निटी के साथ मर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो जोआन लाओ सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप चिंता मत करें, आपने सिर्फ कुछ पल के लिए उसे छुआ था। जिस चीज को सुनने के बाद सेक्ट लीडर उस समय को याद करने लगते है जब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे पकड़ा होता है। उस समय को याद करते हुए जो सेक्ट लीडर वो कहते हैं कि हाँ बस एक पल ने मेरी पूरी तरह से किस्मत बदल दी है। और उन सीनियर ने हमारे सेट के ऊपर जो क्राइसिस आई थी उसे रिजॉल्व करने में मदद की है, इसीलिए हम उन्होंने की हुई मदद को रिपे जरूर करेंगे। हमारे सेट के अंदर जितने भी बचे हुए ट्रेजर्स है उन सारे ट्रेजर्स को एक जगह पर इकट्ठा करो और उन ट्रेजर्स में से सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेजर निकाल कर उसे जियान माउंटेन पर बेच दो। अभी देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन काफी हद तक बदल चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर कई सारी चीजों के नाम बदल चुके हैं। जियान माउंटेन ये वही माउंटेन है जहाँ पर अभी के लिए हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और जहाँ पर वो मैंगो केव है। फिर जो सेट लीडर वो खड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाने के बाद उन लोगों से कहता है कि मेरी जो किस्मत है वो पूरी तरह से सील हो चुकी है और जब मैं मेरा माना पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा तब मैं पर्सनली उस ट्रेजर को उन्हें डिलीवर करने के लिए वहां पर जाऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जियान माउंटेन पर जा रहा होता है। जाते वक्त एक गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि क्या मुझे प्रीमोडियल केओस रिलम के अंदर इमोर्टलिटी की कल्टीवेशन करनी चाहिए या नहीं। जो तोंगतियान थी उसने मेरे तलवार को देखने का बहाना बनाते हुए उस तलवार को लेकर उड़कर वहां से चली गई। और जो मारा थी उसने एक इन्फीरियर मैजिक ट्रेजर का इस्तेमाल किया ताकि वो काफी कुछ कर पाए। और जो हेवनली यूनिटी सेट का जो बूढ़ा आदमी था वो जानबूझकर वहां पर बेहोश होने का नाटक करने लगा ताकि वो मेरे पास से कुछ पैसे ले पाए। ये जो प्रीमोडियल केओस रिलम है वो काफी ज्यादा क्योटिक है। यहाँ पर जो सोशल ऑर्डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये सब सोचते सोचते हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जियान माउंटेन पर आ जाता है। जियान माउंटेन पर आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की नजर सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर पड़ जाती है जो कि अजीब तरह से हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास बुला रहा होता है, जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जो क्रेन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर क्रेन से कहता है कि मैं बस टहलने निकला था, लेकिन सीनियर ब्रदर आखिर आप कहाँ पर चले गए थे, मैंने कई दिनों से आपको देखा नहीं। ये सुनने के बाद जो क्रेन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह टहलने गया था। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि हालांकि तुम अभी तक होंगलोंग के डिसाइपल नहीं बने हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जो ट्रिबुलेशन है वो जल्द नहीं आएगा। जो ट्रिबुलेशन है वो कभी भी तुम्हारे ऊपर आ सकता है। और मैं जो जेड वाइड पैलेस है उसके पास जो माउंटेन्स है वहां पर एक वाइल्ड क्रेन होने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। और जब तुम होंगलोंग के ऑफिशियली डिसाइपल बनोगे तब मैं पूरी तरह से अपने आप को सेंट इमोर्टल का जो घर है उसमें छुपा लूंगा। और जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने यहाँ पर यांगली को नहीं देखा था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि उसे किसी तरह की चीज का पता चल चुका है और उसे यहाँ पर गड़बड़ लग रही, इसीलिए वो यहाँ से जा चुका है। और होंगलोंग ये क्लियरली जानता है कि डिसाइपल लेना यानी कि डिजास्टर है।
लेकिन फिर भी वो इस चीज को काफी ज्यादा इंजॉय करता है, जिस वजह से मुझे घर जाने में भी काफी ज्यादा डर लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्रेन से कहता है कि मास्टर कब वापस आएंगे, जिस चीज को सुनने के बाद जो क्रेन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही में काफी ज्यादा हड़बड़ा भी जाता है। इसीलिए वो हड़बड़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मास्टर है वो जल्दी आएंगे। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पूरा सदमे में चला जाता है और उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस जियान माउंटेन के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो जियान माउंटेन है वो नीदरलैंड से भी कहीं ज्यादा बोरिंग है। मैं यहाँ पर अपने आप को इमोर्टल बनाने के लिए आया हूँ, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। और इस पूरे के पूरे जियान माउंटेन पर सिर्फ एक ही बेवकूफ क्रेन है जो कि हमेशा ही कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अनोइंग लगता है। फिर हमें हमारे ग्रे को दिखाया जाता है जो कि क्रेन की तरफ देखने लगता है और क्रेन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के जाने की वजह से गहरी सी सांस छोड़ता है। क्रेन काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर कहता है कि क्या होंगलोंग ने फिर से किसी को उकसाया है। मैं आशा रखता हूँ कि पिछली बार जैसा होंगलोंग ने कुछ भी ना किया हो। उस समय ह्यूमन फार्म में 5 या फिर 6 गोल्डन इमोर्टल्स थे जो कि माउंटेन गेट पर गार्डिंग कर रहे थे, और जैसे ही होंगलोंग वापस आए वैसे ही जो गोल्डन इमोर्टल्स थे उन्होंने होंगलोंग को काफी ज्यादा पीटा और काफी तेजी के साथ वहां से भाग गए। बस इस सब में मुझे इन्वॉल्व मत करना, तो रोल कर वहां से चला जाता है। फिर हमें शाम के वक्त किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इमोर्टल कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक इमोर्टल कल्टिवेटर दूसरे इमोर्टल कल्टिवेटर से कहता है कि सीनियर ब्रदर ताई उसे जाने मत दो। जिस चीज को सुनने के बाद जो ताई है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने से जो कोई भी भाग रहा होता है उसे पकड़ लेता है। उस लड़की को पकड़ लेने के बाद जो दूसरा इमोर्टल होता है वो उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जल्दी करो और मुझे मेरे पर्पल फ्लेम को मुझे वापस लौटा दो। जिस चीज को सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे ताई से कहती है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। अगर आपको पर्पल फ्लेम 8 डायग्राम लैम्प चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते, मैं उसे आपको उधार दे देती। और साथ ही में वो जो लड़की है वो मनी मन में कहती है कि देखा रे ताई जी अचानक से यहाँ पर क्यों आया। इतना सोचने के बाद वो जो लड़की इमोर्टल होती है ताई से कहती है कि जूनियर ब्रदर ताई आखिर आपने उस स्पेल का मेरे ऊपर इस्तेमाल क्यों किया, क्या ये काफी ज्यादा रूड नहीं है। लेकिन तभी पीछे से वो दूसरा वाला इमोर्टल आगे आते उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे उसे उधार देना चाहती हो, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें भी पता है क्या 1000 सालों पहले तुमने सीनियर ब्रदर ताई के पास 9 ड्रैगन डिवाइन फायर कवर लिया था। अगर सीनियर ब्रदर ने पर्सनली तुम्हारे पास से उस डिवाइन ट्रेजर को नहीं लिया होता तो तुम उस डिवाइन ट्रेजर को कभी भी वापस नहीं लौटाती। उस इमोर्टल को इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर वो जो लेडी इमोर्टल होती है उस आदमी से कहती है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम सभी सीनियर और जूनियर ब्रदर्स है, एक मैजिकल वेपन पर लड़ना, अगर ये सारी चीजें बाहर निकल गई तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। ये सुनने के बाद वो जो दूसरा इमोर्टल है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता, तो काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि रेपुटेशन के बाद तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी तरह के रेपुटेशन नहीं है। ये सुनने के बाद वो जो लड़की है उस इमोर्टल से कहती है कि ऐसा मत कहो, इस प्रीमोडल केयस रिलम के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे नहीं जानता, मैं हूँ होंगलोंग ज़ेनरेन। अगर आपको याद हो तो कुछ पिछले चैप्टर्स में हमें होंगलोंग को किसी और डायमेंशन में दिखाया था जहां पर होंगलोंग एक आदमी था, लेकिन पता नहीं आखिर मांगा के राइटर को क्या सूझा, उसने होंगलोंग को एक लड़के बना दिया। शायद वो हमारे मेन कैरेक्टर के हरम में एक और लड़की जोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने होंगलोंग को एक लड़के बना दिया। ये सुनने के बाद जो दूसरा इमोर्टल है वो हमारे होंग से कहता है कि तुम तो कुछ भी मत बोलो, अगर तुमने डिक्लेयर नहीं किया होता कि अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो उसके घर पर तुम अपने डिसाइपल को छोड़ दोगे, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा डिसाइपल आफत के पुड़िया है, जिस वजह से सारे लोग डर गए, जिस वजह से कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता। इतना कहने के बाद वो जो इमोर्टल है अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होंगलोंग के पास से अपने पोटली को बाहर निकाल लेता और उस पोटली के अंदर से अपने पर्पल फ्लेम के लैम्प को बाहर निकाल लेता और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उसे उस पोटली के अंदर से पर्पल फ्लेम के लैम्प को बाहर निकलता हुआ देखकर एक अजीब तरह से ही मुस्कुरा रही होती है। उस पर्पल फ्लेम के लैम्प को बाहर निकालने के बाद वो जो दूसरा इमोर्टल उस पोटली को होंग को वापस लौटा देता है और इसी के साथ में जो ताई है वो होंगलोंग को अपने स्पेल से आजाद भी कर देता है। आजाद हो जाने के बाद जो होंगलोंग उस पोटली को पकड़ते हुए उन दोनों से कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें ड्रिंक पर बुलाऊंगी, लेकिन जो ताई और जो दूसरा इमोर्टल है वह हमारे होंग को
पूरी तरह से इग्नोर करते हुए और उसे अलविदा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। ये वही ताई ज़ायरन है जिसने के हजारों सालों तक कल्टीवेशन करते हुए जो फर्स्ट ताबू है उसका इलाज ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गया था। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपना मुंह लटकाते हुए कहती है कि फायर एट्रीब्यूट मैजिकल ट्रेजर को रिफाइन करना आखिर इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। इतना कहने के बाद जो होंगे वो अपने आप को ड्रैगन में कन्वर्ट करते हुए वहां से काफी तेजी के साथ जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि जो क्रेन है उसने मुझे ये बताया कि आपके लिए एक नया डिसाइपल आया है। अगर यूडिंग ने मुझे इस तरह से पकड़ के नहीं रखा होता तो मैं कब का मेरे नए डिसाइपल से मिलने के लिए जा चुकी होती। और मुझे ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि आखिर मेरा डिसाइपल किस तरह का पर्सन है। मुझे उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाना होगा, साथ ही में मुझे उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा ताकि वो ट्रिबुलेशन से ना मरे। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टहल रहा था और टहलते हुए कहता है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर जो क्रेन है वो कहाँ पर चला गया। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मैंग्रो केव के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे से कहता है कि चलो बाहर चलकर थोड़ा सा वॉक करके आते। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जब उस दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहां पर दूर एक पत्थर के पीछे खड़े हुए जो यूनिटी सेक्ट है उसके लीडर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो वही यूनिटी सेट का आदमी है जिसने के काफी सारे लोगों को धोखा दिया, आखिर वो मेरे दरवाजे पर क्यों आया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या यूनिटी सेट यहाँ पर मेरे ऊपर घात लगा कर तो नहीं बैठा है ना। लेकिन वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को उस यूनिटी सेट के लीडर के अलावा कोई भी नहीं दिखता, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर आया, ऐसा लगता है कि वो इस जगह की तलाशी लेना चाहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो सारे कमीने लोग वो मुझे वहां पर ब्लैकमेल नहीं कर पाए, इसके वजह से वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब जो कि ये बुढ़ा अकेला यहाँ पर आया है इसीलिए मैं अपना सारा गुस्सा इसके ऊपर उतार लूंगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने चेहरे को ढकने के लिए किसी तरह की चीज को अपने पॉकेट के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसी चीज नहीं मिलती जिसके मदद से वो अपने चेहरे को ढक पाए। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर हमारे ग्रे के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उस ग्रे को पकड़ते उसके जो पंख है उसे उखाड़ने लगता है। उखाड़ते हुए ग्रे से कहता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं करेगा और कुछ ही समय के अंदर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ग्रे को दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके जो पंख उखाड़े होते हैं उस वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ग्रे के निकाले हुए पंखों को शहद का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे के ऊपर चिपकाने लगता है। उन सारे पंखों को अपने चेहरे के ऊपर पूरी तरह से चिपका देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डरावने तरीके से हंसते हुए कहता है कि बस मुझे चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पीछे जाकर उसके ऊपर हमला करना है। फिर हमें यूनिटी सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो होंगलोंग है वो अभी तक वापस नहीं आया है और जो सीनियर यांग है वो अकेले ही इस जियान माउंटेन पर होंगे। अगर मुझे उससे मिलना है तो मुझे जो सीनियर यांग है उनके कांटेक्ट में आना होगा। अगर मैं उनके कांटेक्ट में आया तो ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं होगी। क्यों ना मैं अपने साथ लाए हुए मैजिकल वेपन को वहीं पर ही माउंटेन के गेट के ऊपर छोड़ दूं, उसके ऊपर लिखूं कि आपने जो मेरी मदद की उसके बदले में ये तोहफा है, ये ठीक रहेगा ना। इतना कहने के बाद जो यूनिटी सेट का लीडर है वो दबे पाव उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। जब वो उस दरवाजे के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तभी वो अपने पास एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देने के लिए लेकर आया होता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस यूनिटी सेट के लीडर के पीछे से उसे ही देख रहा होता है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर इतनी चुपके से उसके पीछे आया होता है कि यूनिटी सेट के लीडर को भी उसके बारे में पता नहीं लगा होता। फिर जो यूनिटी सेट का लीडर उस ट्रेजर की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे यूनिटी सेट के पास काफी ज्यादा मैजिकल ट्रेजर्स और यहाँ तक कि नेचुरल ट्रेजर्स है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक स्टोरेज बैग देना ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। लेकिन उन्हें हमारी सेंसिटिविटी दिखाने के लिए हमने इसे स्पेशली रिफाइन किया है जिसके वजह से इसके अंदर एक छोटी सी दुनिया है।
लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी की नजर उस ट्रेजर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर उसके हाथ में क्या है, क्या वो किसी तरह का थंडर बॉम्ब है। इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं कि आखिर ये बूढ़ा आदमी अकेला ही यहाँ पर क्यों आया है। वो इस जगह पर रखवाली करनी या फिर यहाँ पर क्या चीज है वो देखने के लिए नहीं आया है, बल्कि उस थंडर बम का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ यहाँ पर मरने के लिए आया है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दबे पाव उस यूनिटी सेट के लीडर के पीछे आ जाता और कहता है कि जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके गर्दन के ऊपर हमला करते हुए उसे बेहोश करो, उसके हाथों से वो जो ग्रेनेड है उसे ले लो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर यूनिटी सेट के गर्दन के पीछे काफी ज्यादा जोरदार तरीके से वार करता है। हमारे मेन कैरेक्टर के हमले की वजह से जो यूनिटी सेट का लीडर बेहोश नहीं होता, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है, यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा जोर से वहां पर चिल्लाने भी लगता है। और जब वो यूनिटी सेट का लीडर पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर किसने उसके ऊपर हमला किया, तो उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को पहचानता नहीं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के हुलिये को देखने के बाद वो काफी बड़े सदमे में चला जाता और कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो एक बर्ड डेमन है जो कि आधा ही इंसान बना है। और यूनिटी सेट के लीडर को बेहोश न होता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने गलत तरीके से उसे मारा है, जिसके वजह से वो बेहोश नहीं हुआ। एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं दूसरी बार बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से काफी तेजी के साथ उस यूनिटी सेट के लीडर के पीछे आते हुए उसके गर्दन के ऊपर एक और फिर से पावरफुल हमला कर देता है। उस हमले की वजह से जो यूनिटी सेट का लीडर है वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके हाथों में उसने जो ट्रेजर पकड़ा होता है वो भी उसके हाथों से छूट जाता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही में काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जो ग्रेनेड है वो वहीं पर ही फटने वाला है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। और हमें यूनिटी सेट के लीडर को दिखाया जाता है अभी भी वो हमारे मेन कैरेक्टर के हमले की वजह से बेहोश नहीं हुआ होता, बस उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उस यूनिटी सेट के लीडर के गर्दन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। काफी सारे हमले करने के बावजूद भी उस यूनिटी सेट के लीडर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार हमला करने की वजह से जो यूनिटी सेट के लीडर है उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन आखिर तुम मेरे सिर्फ गर्दन के ऊपर ही क्यों मार रहे हो? अगर तुम इसी तरह से मेरे गर्दन के ऊपर मारते रहे तो मेरी जो गर्दन है वो टूट जाएगी। लेकिन तभी जो यूनिटी सेट का लीडर है उसे पता चल जाता है कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए उससे कहता है कि रुक जाओ। जिसे इस तरह से कहता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जो गर्दन के किनारे के ऊपर जो नसें उसके ऊपर हमला करो। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर जैसा कि उस यूनिटी सेट के लीडर ने क्या होता है बिल्कुल वैसे ही करते हुए उसकी जो गर्दन है उसके साइड के ऊपर जो नसें उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी हमारा मेन कैरेक्टर यूनिटी सेट के लीडर को बेहोश करने में नाकामयाब हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो यूनिटी सेट का लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अरे उस जगह पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने हाथ की पोजीशन थोड़ा ऊपर कर लेता है। जिस चीज को देखने के बाद जो यूनिटी सेट का लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी जगह पर, बस तुम उन नसों के ऊपर ध्यान देते हो उसके ऊपर हमला कर दो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उस यूनिटी सेट के लीडर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसी जगह पर हमला करता है जिस जगह पर जो यूनिटी सेट के लीडर है उसने हमला करने के लिए होता है। लेकिन इस बार भी जो यूनिटी सेट का लीडर है वो बेहोश नहीं होता, जिसे देखने के बाद जो यूनिटी सेट का लीडर खड़ा होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं खुद ही इसे करूंगा। इतना कहने के बाद जो यूनिटी सेट का लीडर है खुद ही अपने गर्दन के ऊपर हमला करते हुए खुद को ही बेहोश कर लेता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी बड़े सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी चीज का एहसास होता है, इसीलिए जब वो ऊपर की तरफ मुड़कर देखता है तो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि आसमान से काफी
काफी ज्यादा पावरफुल थंडर आकर नीचे गिर जाती है और उसी थंडर के साथ जो होंगलोंग है वो वहां पर आ जाती है। वहां पर आ जाने के बाद जो होंगलोंग है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहती कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे जियान माउंटेन पर आकर क्राइम करने की। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है सबसे पहले यूनिटी सेट के लीडर की तरफ दिखती है, फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते है, उसे कहती है कि अच्छा तो तुम हो। लेकिन तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को देखने के बाद पूरा सदमे में चले जाती है और कहती है कि क्या तुम फेरी हो। जिस चीज को सुनने के बाद वहां पर चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जो होंगलोंग है काफी ज्यादा अजीब तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है। फिर होंगलोंग जो यूनिटी सेट का लीडर उसकी तरफ देखती है, वो अपने मन में कहती है कि मैंने पहले से गौर से नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं चला। ये तो दूसरे माउंटेन पर रहने वाले एक ताओइस्ट है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती कि मैं इसके औरों को सेंस भी नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि ये जो दुश्मन है काफी ज्यादा प्रिपेयर होकर यहाँ पर आया है, लेकिन आखिर ये है कौन? क्या इसे लिस्टर मास्टर बाइजे का कोई आदमी है? उसने मुझे एक बार कहा था कि मैं एक ब्लडी डिजास्टर हूँ। जिस बात को सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने जिसे कि वो ब्लडी डिजास्टर समझता था, मैंने उसी मौके पर उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारा। क्या वो उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, या फिर ये ताओइस्ट रैंडेंग है जिसके के बारे में मैंने सुना था कि वो कॉन्जिनेंटल कैंडल फ्लेम की ट्रू फॉर्म है, इसलिए मैंने उसके पास जाते हुए उसके पास से कुछ फायर को मांगा, जिसका डिवाइन सेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, और जिसने भी मेरे डिवाइन सेंस से पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा, वो आदमी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। फिर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते कि शायद मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यही मेरे मास्टर है। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होंग है वो काफी ज्यादा अजीब निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि उसके चेहरे को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसने यहाँ पर कुछ गलत समझा होगा और उसे ऐसा लगने लगा होगा कि मैंने जानबूझकर इसे मारा है। मुझे जल्द से जल्द ये जो गलतफहमी उसे सुलझाने की जरूरत है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग को ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्या आप ही होंगलोंग है? जिस चीज को सुनने के बाद जो होंगे अपने मन में कहती कि जैसा कि मैंने सोचा था उसने मुझे नहीं पहचाना है। 12 एंसेस्टर में से कुछ ऐसे विचेस है जिनसे कि मैं अभी तक नहीं मिली हूँ। क्या ये गोंगोंग हो सकती है? मैंने ऐसा सुना है कि उसका जो रिलेशनशिप है रेन मास्टर जुआन मिंग के साथ वो काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगा कि ये जो ताविस्ट है वो होंगलोंग है, जिसके वजह से उसने मुझे समझकर इस ताविस्ट को ही पीट डाला। और जब उसने उस ताविस्ट को काफी आसानी से पीटा तो उसे ये समझ में आया होगा कि ये जो ताविस्ट है वो मैं नहीं हूँ, और अब उसके हाथों से फिर से कोई गलती ना हो, इसीलिए वो मेरे सामने पोलाइट बनते हुए मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा है। इतना सोचने के बाद जो होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी गलत पहचान बताते उसे कहती है कि जो जेड स्प्रिंग माउंटेन की जो गोल्डन ग्लो केव है वहां पर कि मैं यूडिंग जेहरेन हूँ। जिस नाम को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि जो उसके सामने खड़ा हुआ आदमी है उसका मास्टर है, और अपने मास्टर के सामने पहली मुलाकात इस तरह से ना हो, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये नहीं पता होता है कि वही उसका असली मास्टर है, उसने बस अपनी गलत पहचान उसे बताई है। और वो चमकती हुई निगाहों से हमारे होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं शायद ही कभी प्रीमोडियल वर्ल्ड में घूमता हूँ, जिसके वजह से मैंने पहले आपका कभी नाम नहीं सुना है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि अच्छी बात है कि ये मेरा मास्टर नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनने के बाद जो होंगे उसे भी गलत फहमी हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो सच में ये गोंगोंग है जो कि हमेशा ये नॉर्थ सी के अंदर रहती है और कभी कभार इस प्रीमोडियल वर्ल्ड में घूमने के लिए निकलती है। फिर जो होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं होंगलोंग जेनरेन का जूनियर ब्रदर हूँ और मैं यहाँ पर आज उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? जिस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये मेरा मार्शल अंकल है, और मार्शल अंकल को जरूरी एक गलत फहमी हुई होगी कि मैंने एक बूढ़े आदमी को पीटा है। ये अच्छी बात है कि मैंने एक मास्क पहना है, अगर मैंने इस मास्क को नहीं पहना होता तो मेरी जो अप्रेंटिसशिप है पूरी तरह से तबाह हो जाती। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मेरा नाम इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपने नाम को एक कोड की तरह इस्तेमाल करता हूँ, आप मुझे यूडिंग कहकर पुकार सकते हैं। और मैं एक जंगली आदमी हूँ जिसका कि कोई फेम भी नहीं है, जिसकी वजह से आपने मेरा नाम कभी भी नहीं सुना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारे होंगे वो सोचते हुए कहते हैं कि इसने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी वो
चौंकते हुए कहती है कि इसने लगभग मुझे अपने ट्रिक में फंसा ही लिया था। ये जो गोंग गोंग है यूडिंग बनने का प्रिटेंड कर रही है। इतना सोचने के बाद जो होंग है वह हमारे यूनिटी सेट के लीडर की तरफ इशारा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर ये आदमी इस तरह से जमीन पर बेहोश क्यों पड़ा हुआ है। उसकी जो गर्दन है वो लाल और सूजी हुई, ऐसा लगता है कि उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? जिस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने देखा कि पहले से ही यहाँ पर बेहोश है, जिसके वजह से मैं इसे थोड़ी देर के लिए घूरता रहा कि आखिर ये कौन है और आखिर कैसे यहाँ पर बेहोश हुआ है। जिस चीज को सुनने के बाद जो होंगे मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास ट्रेसिंग लाइट की एक आर्ट है जो कि टाइम को रिवर्स करते हुए उस पल में क्या हुआ था वो मैं देख सकती हूँ। और जो कि तुम भी ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हो कि आखिर ये आदमी यहाँ पर बेहोश कैसे हुआ, तो फिर चलो दोनों मिलकर इसे देखते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। उससे कहता है कि अभी अभी मुझे याद आया, जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने कुछ लोगों को नॉर्थ की तरफ भागते हुए देखा था और उनके कपड़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी हेवनली सेट के डिसाइपल्स होंगे और ऐसा लगता है कि उन्होंने ही इन्हें बेहोश किया है। जिस चीज को सुनने के बाद जो होंगे वो गुस्सा करते हुए कहती कि जो जमीन पर पड़ा हुआ आदमी वो हेवनली यूनिटी सेट का लीडर हो। तो मैं क्या सच में ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा बड़े सेट का लीडर होने के बावजूद भी मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। इतना सोचने के बाद जो होंगे मुस्कुराते हुए अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि कंफर्म करना ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में जो एनर्जी इकट्ठा की होती है उस एनर्जी को ऊपर की तरफ छोड़ देती है और वो अपनी रिवर्स लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अचानक से उसके रिवर्स लाइट टेक्निक कुछ हो जाता है, जिसके वजह से उसकी जो रिवर्स लाइट टेक्निक है वो टूट कर बिखर कर नीचे गिरने लगती है। जिसे देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये जो रिवर्स लाइट है वो एक ताविस्ट स्पेल है। जब तक कि कोई स्पेल में प्रोफिशिएंट ना हो तब तक वो कभी भी स्पेल को ब्लॉक नहीं कर सकता। भले ही जो 12 एंसेस्ट्रल विचेस है उन्होंने मैजिक काफी ज्यादा इस्तेमाल किया हो तब भी वो स्पेल के अंदर इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते। लगता है कि इस आदमी के बारे में मैंने गलत समझा था, ये गोंग गोंग नहीं है। इतना कहने के बाद जो होंगे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। होंग को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो मार्शल अंकल है उस बूढ़े आदमी के बारे में काफी ज्यादा चिंतित है। अब मैं इसे और देर तक छुपा कर नहीं रख सकता। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि जो कि तुम मेरे बारे में जानना ही चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तोंगतियांग है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को तोंगतियान बताता हुआ देखकर मैं भी काफी ज्यादा शौक हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपनी असली सच्चाई उसे बता देगा। ऐसा लगता है कि आने वाले चैप्टर में और भी ज्यादा मामला खराब होने वाला है, क्योंकि ये गलत नामों की वजह से काफी कुछ लफड़ा बढ़ता है।